तो कभी सोचा है कि YouTube पर कुछ डरावनी कहानियां सिर्फ डराती ही नहीं है, बल्कि दिमाग में घर कर जाती हैं। देखिए, ये सिर्फ भूत प्रेत या अचानक से चौंका देने वाले सीन्स का खेल नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही सोचा समझा फॉर्मूला काम करता है। आज हम इसी फॉर्मूले को परत दर परत खोलेंगे और समझेंगे कि डर पैदा करने की ये कला असल में काम कैसे करती है। पता है, सबसे असरदार और डरावनी कहानियां राक्षसों या चुड़ैलों से शुरू नहीं होती। वो शुरू होती हैं हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से, उन जगहों से जिन्हें हम जानते हैं और उन मुश्किलों से जिन्हें हम हर दिन महसूस करते हैं। यहीं से डर का असली खेल शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी खास चीजें हैं जो एक जानी पहचानी आम सी कहानी को एक ऐसे खौफ में बदल देती हैं जिसे भूलना नामुमकिन हो जाता है। चलिए इस पूरी बनावट को जरा समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हर सफल डरावनी कहानी की पहली और सबसे जरूरी शर्त होती है उसे असली दुनिया की जमीन पर मजबूती से खड़ा करना। ये कहानियां हमारे जाने पहचाने डर को पकड़ती हैं, मतलब ऑफिस का प्रेशर, किसी चीज की कमी या फिर किसी अपने को खोने का गम। जब कहानी इन असली चिंताओं से शुरू होती है तो बाद में आने वाला अलौकिक खतरा ज्यादा पर्सनल और ज्यादा डरावना लगता है, क्योंकि वो हमारे ही किसी डर पर सवार होकर आता है। जैसे भूतिया अपार्टमेंट में कहानी की शुरुआत काम के बोझ और कॉर्पोरेट डेडलाइन से होती है। सिलेंडर में एक पूरे कस्बे की एक बेसिक जरूरत से, मनाली 28 केएम में दुख से उभरने की एक कोशिश से, और फार्म हाउस में गहरे अकेलेपन से। ये सब बिल्कुल सामान्य और भरोसेमंद हालात है ना। और जैसे ही कहानी हमारी दुनिया में अच्छी तरह से सेट हो जाती है ना, तभी कहानीकार उसमें एक बहुत छोटी सी दरार डालता है। ये वो पल है जब कुछ बहुत अजीब और गलत सा महसूस होता है और कहानी अलौकिक दुनिया की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाती है। इसे कहते हैं नज़रअंदाज की गई चेतावनी। ये वो छोटा सा संकेत होता है जिसे किरदार अक्सर मजाक में या जल्दबाजी में इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही वो पल होता है जो आने वाले खौफ की नींव रखता है और हमारे अंदर एक बेचैनी पैदा कर देता है। मनाली 28 केएम की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। पहले एक चेतावनी आती है जिसे मजाक में उड़ा दिया जाता है, फिर एक अजीब नज़ारा दिखता है और फिर उसी नज़ारे का दोहराव। छोटे छोटे बेचैन करने वाले ये पल मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे किरदारों को एहसास होने लगता है कि वे फंस चुके हैं। और जरा सोचिए, सिलेंडर कहानी में क्या होता है। गैस से भरे ट्रक आते हैं, लेकिन उनमें कोई ड्राइवर नहीं होता। फिर भी कस्बे के लोग इतने बेताब हैं कि वे इस पर सवाल ही नहीं उठाते। ये एक ऐसी गलती है जिसकी वे बाद में बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। वो एक अकेली चेतावनी, वो एक अजीब घटना, वो कभी अकेली नहीं रहती। वो पहली दरार होती है जो धीरे धीरे फैलकर हकीकत को तोड़ने लगती है। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां किरदार बेचैनी से निकलकर सीधे आतंक की गिरफ्त में आ जाते हैं। और पता है, डर को बढ़ाने का एक क्लासिक फॉर्मूला होता है। पहले कुछ अजीब होता है जिसे शायद आप एक वहम समझकर नजरअंदाज कर दें। फिर वो चीज बार बार होती है और आपको लगने लगता है कि कुछ बहुत गलत है। इसके बाद वो बुरी शक्ति ग्रुप के सबसे कमजोर सदस्य को निशाना बनाती है, उसे बाकियों से अलग करके। और आखिर में डर सिर्फ एक एहसास नहीं रह जाता, बल्कि वो हकीकत को बदलने लगता है। जैसे मनाली 28 केएम में एक साया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार के साथ दौड़ता है। सिलेंडर में सिलेंडर लोगों की आत्मा को सोख कर उन्हें बदल देते हैं। फार्म हाउस में भूत सिर्फ एक ही लड़के को देखते हैं जिससे उसके दोस्त उस पर यकीन नहीं करते। और भूतिया अपार्टमेंट में एक भयानक घटना एक लूप में बार बार होती है। ये सब दिखाता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और ये जो खौफ होता है ना, ये हमेशा सबसे कमजोर कड़ी को पकड़ता है। मनाली 28 केएम में समय जो हाल ही में अपने भाई को खो चुका है, उस बुरी शक्ति के लिए एक आसान निशाना बन जाता है। उसका दुख और उसका अपराध बोध उसे उस साये के कब्जे के लिए बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। यहां किरदारों को उस चीज का सामना करना पड़ता है जिससे वे अब तक भाग रहे थे। लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है वो ट्विस्ट, वो पल जब डर की असली प्रकृति, उसका असली चेहरा सामने आता है। फार्म हाउस में कहानी सुनाने वाला अचानक एक ऐसा खुलासा करता है जो सब कुछ बदल देता है। वो बताता है कि ना तो उसके दोस्त जिंदा हैं और ना ही वो खुद। वो सब अपनी एक घातक गलती की वजह से हमेशा के लिए उसी जगह पर भूतों की तरह फंस चुके हैं। और फिर ये
सिलेंडर में जब सिलेंडर खोला जाता है तो अंदर गैस नहीं बल्कि एक काली, सांस लेती हुई चीज मिलती है जो लोगों की आत्माओं को खा रही है। ये खौफ की उस परत को खोलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, एक ऐसा डर जो किसी भूत प्रेत से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक है। और आखिर में वो क्लासिक ट्विस्ट। भूतिया अपार्टमेंट में गार्ड बताता है कि जिस दर्दनाक घटना को उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो असल में 8 साल पहले हो चुकी थी। वो बस एक दर्दनाक याद की गूंज देख रहे थे, एक ऐसा लूप जो कभी खत्म नहीं होता। तो मुद्दा यह है कि असली डर वो था ही नहीं जो दिख रहा था, वो एक भूतिया लूप था, आत्माओं को खाने वाला एक पैरासाइट या एक ऐसा श्राप जिससे कोई बच नहीं सकता। ये मोड़ पूरी कहानी के मायने ही बदल देता है। और अब आते हैं इस फॉर्मूले के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, एक अधूरा, निराशा से भरा अंत जो सुनने वालों पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। इन कहानियों में कोई जीतता नहीं है। किरदार या तो टूट जाते हैं या उस बुरी शक्ति का हिस्सा बन जाते हैं या फिर हमेशा के लिए फंस जाते हैं। यहाँ कोई समाधान नहीं मिलता, कोई सुकून नहीं मिलता, और यही वजह है कि डर कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे साथ बना रहता है। तो देखा आपने ये सब कैसे होता है? एक भरोसेमंद समस्या से शुरू होकर एक बेचैन करने वाले सुराग के जरिए, बढ़ते हुए खौफ से गुजरते हुए एक चौंकाने वाले मोड़ तक, और अंत में एक ऐसे अंजाम पर जो हमें कभी सुकून से सोने नहीं देता। और ये सब हमें इस विश्लेषण के अंतिम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या ये सब सिर्फ अलौकिक शक्तियों के बारे में है, या फिर ये कहानियां हमारी अपनी गहरी चिंताओं का ही एक रूपक हैं? शायद इन कहानियों की असली ताकत यही है कि वो बाहरी राक्षसों का इस्तेमाल हमारे अंदर के राक्षसों को दिखाने के लिए करती हैं। कुछ न कर पाने का अपराध बोध, अपनी पहचान खो देने का डर, या अपने ही अतीत में हमेशा के लिए फंसे रहने का डर। अलौकिक तो सिर्फ एक पर्दा है जिसके पीछे